नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स की हमारी दो क्लास होती है। पहली क्लास जिसके अंतर्गत हम लोग शाम को 7 बजे YouTube पे इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं, अर्थात यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच हैं और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट भी आपको यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। अगर इतने सारे माध्यम से आप ठीक तरीके से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यार प्रश्न कहाँ से बनेंगे? सब कुछ आपका यही से कवर हो जाएगा। बस ईमानदारी से जितने भी कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दिए जा रहे हैं, ठीक तरीके से आप उसे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। निश्चित तौर पे कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बात करें एडमिशन की, तो एडमिशन की फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। मतलब एक बार आपको फीस सबमिट करनी है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जाती है। एक बार कोर्स अगर जो आप परचेज करते हैं तो सारे कंटेंट हमेशा आपके पास रहेंगे। कभी भी आपको अगर जो कोई नया बैच भी शुरू होता है तो उसमें दोबारा आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक बैच में एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लीजिएगा। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप ये जो नंबर आ रहा है, ये ऊपर जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश में टीजीटी का, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी टीआरई का बैच मिल जाएगा आपको। बिहार में सेट और बेट का अलग अलग बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। आपको उत्तराखंड में लेक्चरर का बैच मिल जाएगा। आपको उत्तराखंड में यहाँ पे लेक्चरर का भी बैच मिल जाएगा। उत्तराखंड में एलटी की जो परीक्षा होती है उसके लिए भी आपको यहाँ पे बैच मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, DSSS अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए जो सामने नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने प्रश्न के तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि सदाबहार लोन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो लोन क्या होता है? लोन क्या होता है? एक प्रकार का ऋण ही तो होता है ना। तो उसी संदर्भ में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में या इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सदाबहार लोन कहा जाता है। तो सदाबहार लोन का मतलब क्या होता है? चलिए कमेंट करके बताइए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ठीक है, सुनीता जी, इंदू जी, विजय गुप्ता जी, अनीता जी, पूर्व सिंह जी, ठीक है, रंजीत कुमार जी, प्रभाकर जी, पिंकी जी, नौसाद अली जी, ठीक है, गणपत लाल माली जी, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा
कि सदाबहार लोन कहा जाता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपका उत्तर क्या आ रहा है, बहुत सारे लोग बी की तरफ जा रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर मौजूदा कर्जदारों को अतिरिक्त ऋण जब बैंक देता है तो इसे ही सदाबहार लोन बोलते हैं। अब अगर जो मैं आसान भाषा में कहूं कि सदाबहार लोन होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए आपने बैंक से ऋण लिया है, आपने बैंक से 10 लाख रुपए ऋण लिया है, लेकिन ऋण आपने लिया है और बैंक को आपने ऋण चुकाया नहीं है, लेकिन आपने जो ऋण लिया है उसका ब्याज आपने चुका दिया है। ठीक है, जैसे आपने अगर जो बैंक से ऋण लिया है, ठीक है, आपने बैंक से अगर जो लोन लिया है, बैंक से अगर जो आपने लोन लिया है और जितना लोन लिया है इस पे जो ब्याज लगता है, इस ब्याज को अगर जो आपने चुका दिया है, ब्याज को आपने चुका दिया है, तो फिर बैंक आपको क्या करता है कि बैंक आपको अतिरिक्त ऋण देता है या अतिरिक्त लोन देता है। और अगर जो आप चाहे तो और बैंक से लोन ले सकते हैं। तो इसी प्रकार के लोन को सदाबहार लोन कहा जाता है। तो सदाबहार लोन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने बैंक से ऋण लिया है और उस ऋण को आपने वापस नहीं किया है, आप उस पे जो ब्याज लगता है उसको आपने वापस कर दिया है, लेकिन आपकी पुरानी ऋण अभी चुकता नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बैंक आपको क्या करता है, लोन देता है। तो इस प्रकार के ही लोन को सदाबहार लोन कहा जाता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि प्राथमिक क्षेत्र ऋण किससे संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र के ऋण किससे संबंधित है, बेसिकली आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, अब आपको पता ही होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं और अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या होता है, पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में, एक सेकेंड, प्राथमिक क्षेत्र पहला क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे समस्त संसाधन या वस्तुएं शामिल हैं जो प्रकृति से संबंधित है। जैसे हम कहें कि कृषि, तो प्रकृति ने हमें भूमि दिया है तभी तो हम कृषि कर पा रहे हैं। जैसे हम कहें उत्खनन, जैसे हम आपसे कहें उत्खनन, तो उत्खनन भैया ये प्रकृति के द्वारा हमें लोहा मिला है, प्रकृति के द्वारा हमें कोयला मिला है, तो उत्खनन करते हैं, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। अन्य प्रकार के जितने भी कच्चे माल होते हैं ये सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे कृषि हो गया, अभ्रक हो गया, लोहा हो गया, वन हो गया, ठीक है, ये सब प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं और प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीजें होती है वो प्राइमरी सेक्टर से संबंधित होती है। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है आपका उद्योग। उद्योग, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग आता है। उद्योग में क्या होती है, उद्योग में क्या होता है, उद्योग में कच्चे माल का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और इन वस्तुओं को पूरे मार्केट में बेचा जाता है। और जो तृतीय क्षेत्र होता है, जो तृतीय क्षेत्र होता है, जो तृतीय क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सेवाएं आती हैं। इसमें क्या होती है, सेवाएं होती हैं। तो जैसे उद्योगों में जब वस्तुओं का उत्पादन हो गया है तो इस वस्तुओं को बेचने के लिए लोग चाहिए, तो लोग क्या करेंगे, इन वस्तुओं को बेचने के लिए सेवा देंगे, तो सेवा तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी छोटे उद्योग, कृषि आदि को दिए जा रहे ऋण जो है वो प्राइमरी सेक्टर के ऋण होंगे, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो जो छोटे उद्योग हो गए या कृषि हो गई, इनको अगर जो आप ऋण दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि प्राथमिक सेक्टर को ऋण मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों कर दिया गया, इसलिए कर दिया गया कि इन बैंकों की प्रतिबद्धता बन जाए कि ये कृषकों को ऋण दे, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली और जब तक 1969 तक जब तक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, तब तक ये बैंक एकाधिकारी प्रवृत्ति के रूप में कार्य कर रहे थे और केवल उद्योगों को ऋण दे रहे थे, कृषि को नहीं दे रहे थे। तो सरकार ने क्या किया, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण कर दिया तो इनकी अब प्रतिबद्धता बन गई कि कुल ऋण का 40% प्राइमरी सेक्टर को देना है, अर्थात कृषकों को देना है, और 60% आप उद्योगों को दे सकते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं
सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा द्वारा अवतरित की गई अवधि क्या है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? 15वां वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? देखिए 3-4 बातें यहाँ पे समझिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग भी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं सभी लोग एक बार पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जो हम लोग वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 280 क के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 280 क के अंतर्गत। वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? तो वित्त आयोग का जो कार्य होता है वो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा करना होता है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। 2021-22 से 2025-26 ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये भी जानना जरूरी है, ये पूछा जा सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे एनके सिंह साहब, एनके सिंह साहब, ठीक है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि सहायक ऋण पत्र यह इनके द्वारा जारी की गई मांग होती है। और देखिए जो लोग भी हमें बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्न अगर जो आपके सामने आते हैं और आपको ये लगता है कि ये तो बहुत कठिन प्रश्न है या ये तो हमने बहुत प्रैक्टिस ही नहीं किया है, तो परेशान ना होइएगा। एग्जाम आते आते सारी चीजें मैं कवर करा दूंगा, है ना। बशर्ते मेहनत से पढ़िए। और 2-3 बातें ध्यान में रखिएगा कि जो मैं पुरानी क्लासेस कराया हूँ जिसमें मैं परंपरागत प्रश्न लेकर के आया हूँ, खास करके जो 4 माह मैराथन की क्लास में डाला, 3 माह मैराथन की क्लास डाला था, उसमें इकोनॉमिक्स के सारे परंपरागत प्रश्न मिल जाएंगे। और अब हम लोग इन सेशनों में जो प्रश्न कर रहे हैं वो प्रचलित प्रश्न है जो वर्तमान समय में प्रचलित है। तो ठीक तरीके से अगर जो परंपरागत प्रश्न जो मैं अमूमन रोज कराता हूँ अगर जो उसको ठीक तरीके से पढ़ ले रहे हैं, इस प्रकार के सेशन को ठीक तरीके से पढ़ ले रहे हैं, एप्लीकेशन पे कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए आपको कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सहायक ऋण पत्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। सहायक ऋण पत्र वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है। और द्वितीयक प्रतिभूति प्रारंभ में प्राथमिक बाजार में जारी की जाती है। उसके बाद ऐसी प्रतिभूति कारोबार के लिए स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं वित्तीय संस्थाएं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। तो अगर जो प्रश्न नहीं आ रहा होगा ना तो बहुत परेशान ना होइएगा, ठीक है। थोड़ा प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि संविधान के संशोधित अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद के चेयरमैन कौन होंगे? अब इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। चलिए जीएसटी परिषद के चेयरमैन कौन होंगे बताइए भाई। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में अभी जीएसटी की 5 दरें हैं, ठीक है। कौन कौन सी? 0%, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, किस वर्ष लागू हुआ, सभी लोग कमेंट करके बताइए। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 28%। और ये जो 28% लगता है ना ये तंबाकू, एल्कोहल और विलासिता की वस्तुओं पे लगता है। और ये जो 5% है ये उपभोग वस्तुओं पे लगता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के संशोधित अनुच्छेद 279A के अंतर्गत हाँ
हाँ, ए के अंतर्गत जीएसटी परिषद का जो चेयरमैन होगा वो संघीय वित्त मंत्री होगा, और केंद्रीय वित्त मंत्री इसका क्या होगा, अर्थात संघीय वित्त मंत्री क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा, इसका अध्यक्ष होगा, इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। और केंद्रीय राज्य मंत्री और वित्त राजस्व प्रभारी जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। 1 जुलाई 2017 जो लोग बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नगद के रूप में रखते हैं। अब देखिए ये क्या होता है ना, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। इसमें आरबीआई क्या करता है कि थोड़ा बहुत कभी वृद्धि करता है कभी कमी करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आरबीआई क्या करता है कि साख पे नियंत्रण करता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इससे महंगाई आ जाएगी, और कम हो जाएगी तो मंदी आ जाएगी। तो महंगाई और मंदी दोनों चीज़ों से बचने के लिए मुद्रा की पूर्ति को संतुलित करने का कार्य किसका है, आरबीआई का है। और आरबीआई क्या करता है कि चयनात्मक और परिणात्मक और गुणात्मक दो विधियों के माध्यम से साख पे नियंत्रण करता है। तो परिणात्मक के अंतर्गत बैंक दर आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, नगद आरक्षित अनुपात आता है, वैधानिक तरलता अनुपात आता है। और गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत का क्या आता है, साख निर्धारण, मार्जिन, नैतिक दबाव, ये सारी चीजें आती है। तो क्या उत्तर आ रहा है, 30%। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई 30% क्यों बोल रहे हैं इतने सारे लोग, सब सी बोल रहे हैं, 30% कैसे लेगा भाई, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 15%, ठीक है ना। तो देखिए भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नगद के रूप में रखते हैं। तो ये जो है वो कितना है, वो है 15%। ये कितना है, 15%। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है कि इस समय नगद जमा बैंक कितना रख रहा है, 15%। ये 15% क्यों रखा जा रहा है, इसलिए रखा जा रहा है कि अगर जो किस बैंक को भविष्य में चल करके कोई समस्या आती है तो इस 15% को निकाल करके दिवालिया होने से बच सके। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है। सरकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग लाइक शेयर किया करो यार, इतने सारे लोग क्लास में जुड़े हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ए। और कोई, और ये आज का जो सेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक बात ध्यान से समझिएगा, पूरा सेशन करिएगा अच्छे से, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक ये पूरा सेशन तैयार ना हो जाए तब तक इसका रिवीजन करते रहिएगा। क्या बोल रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बी के अलावा कोई और है। तो सबको पता ही होगा कि सहकारी बैंकों को जो ऋण प्रदान करने का कार्य करता है वो नाबार्ड करता है। सहकारी बैंकों को ऋण प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, नाबार्ड करता है। ठीक है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना कब होती है, इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। नाबार्ड की जो स्थापना होती है वो कब होती है, वो कब होती है भैया, नाबार्ड की स्थापना वो होती है 12 जुलाई 1982 को। किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पे होती है, शिवरामन कमेटी की अनुशंसा के आधार पे नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड कैसा ऋण प्रोवाइड करता है, तो नाबार्ड अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है, नाबार्ड अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सुपर 301 कथा है, सुपर 301 क्या है भाई। अब जैसे देखिए, अब अगर जो आप इस सेशन को देख रहे हैं ना तो बड़े आराम से ये प्रश्न अगर जो पेपर में आएगा तो आप बना लेंगे, उत्तर सही कर लेंगे। लेकिन अगर जो केवल आप इकोनॉमिक्स की थियरी वाली किताब पढ़ें, चाहे नोट्स पढ़ें या केवल थियरी पढ़ते रह जाए, तो ऐसा हो सकता है कि ये कंटेंट आपके सामने आए ही ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितना जरूरी एप्लीकेशन पे पढ़ना है
उतना ही जरूरी यूट्यूब पे प्रैक्टिस करना भी है। दोनों क्लास एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के ये पूरक है। अगर जो ठीक तरीके से वहां पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो देखिए अमेरिका की चालाकी, ठीक है, अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका एक कानून बनाया है। अमेरिका जो है वो एक कानून बनाया है जिसे हम लोग सुपर 301 के नाम से जानते हैं, सुपर 301। और ये कानून क्या है? तो ये कानून ये है कि अगर अमेरिका किसी देश से व्यापार कर रहा है और उस व्यापार के परिणाम स्वरूप अमेरिका को नुकसान होता है, तब अमेरिका क्या करेगा? उस देश के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा। जैसे मान लीजिए कि भारत जो है वो अमेरिका से व्यापार कर रहा है, भारत जो है वो अमेरिका से क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। तो अगर जो भारत अमेरिका से व्यापार कर रहा है और इस व्यापार से अमेरिका को नुकसान हो जाता है ना, तो इसी के लिए अमेरिका ने सुपर 301 कानून बनाया है। अर्थात अमेरिका ने कहा है कि अगर हम किसी देश से व्यापार करते हैं और हमको उससे नुकसान होता है, तो हम उस देश के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, अमेरिका व्यापार कानून, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और भारत के ऊपर एक बार इस कानून को अमेरिका ने इम्पोज कर भी दिया है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए औसत आय उपयुक्त माप है। विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए औसत आय उपयुक्त माप है, क्योंकि औसत आय हम लोग क्यों लेते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं कि जापान की औसत आय बहुत ज़्यादा है, अमेरिका की औसत आय की बात करते हैं, भारत की औसत आय की बात करते हैं, तो क्यों? हाँ चलिए पहले आप बताइए। ठीक है, तो विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए औसत आय उपयुक्त माप है। क्यों उपयुक्त माप है भाई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, तो सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि विभिन्न देशों की आर्थिक नीतियां जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। और जब जैसे मान लीजिए कि हम अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विद्यमान है, अर्थात वहाँ पे मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर सारी चीजें निर्धारित होती है। लेकिन वहीं भारत की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए औसत आय उपयुक्त माप किसका है? तो विभिन्न देशों की आर्थिक नीतियां जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सत्य है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? कोई कमेंट करके बताएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? चलिए, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है? अगर जो कोई आपसे ये पूछे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा देश में उत्पादन पर स्वामित्व रख रही हो। जैसे हम ये कहें कि किया की कार आती है कि नहीं आती है? आती है ना? आती है कि नहीं आती है? किया की कार आती है। तो किया की कार केवल भारत में नहीं बिकती है, विश्व के और भी कई देश हैं जहाँ पे किया की कार बिकती है। जैसे टाटा की कार की बात करें तो टाटा जो है वो केवल भारत में अपने कार को नहीं बेचते हैं। जैसे हम आपसे होंडा की बात करें तो होंडा की गाड़ियां केवल भारत में नहीं बिकती हैं, ये विश्व के अन्य देशों में भी बिकती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब ये होता है कि क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब ये होता है कि कोई एक कंपनी एक से अधिक देशों में कार्य कर रही है, अर्थात एक से अधिक देशों में वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। तो बताइए कौन सी बात सत्य है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, चलिए पहले पढ़ते हैं। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। जैसे किया की कार है, जैसे टाटा की कार है, जैसे होंडा की कार है। ठीक है,
ये बात बिल्कुल ठीक है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमेशा लोकल अर्थात स्थानीय निर्माता के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित करती हैं। बात ये भी सही है, अगर जो कोई बड़ी कंपनी भारत में आ रही है ना, तो भैया वो बस पैसा लेकर के आएगी और तकनीकी लेके आएगी, श्रमिक तो भारत से ही वो लेगी, ठीक है ना, श्रमिक तो वो भारत से ही लेगी, तो ये बात भी ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ औद्योगिक तकनीक ला सकती हैं, बिल्कुल ला सकती हैं भैया, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो तकनीकी और पूंजी लेकर के आपके देश में चली आती हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजी, जैसे हम कहते हैं ना कि ये जापान की टेक्नोलॉजी है, ये रूस की टेक्नोलॉजी है, बोलते हैं ना, तो वो टेक्नोलॉजी तो ला सकते हैं और पैसे भी ला सकते हैं। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं डी, उपरोक्त में से एक से अधिक सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में से किस देश में अत्यधिक बांड के ग्राहक हैं, ब्रॉडबैंड के ग्राहक हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि विश्व में किस देश के अत्यधिक ब्रॉडबैंड के ग्राहक है, सॉरी ब्रॉडबैंड की बात हो रही है। ब्रॉडबैंड क्या होता है, कुछ लोग को ये भी नहीं पता होगा कि सबको पता है ब्रॉडबैंड क्या होता है, सबको पता है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है पहले बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी के तरफ जाएंगे, चाइना, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अगर जो अन्य देशों की बात करें, यूएसए की बात करें, जापान की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो इसके मुकाबले चीन की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, चीन की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और जब चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, और आपको ये भी पता होगा कि चीन जो है वो टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। ये जो टिक टाक की अवधारणा विकसित हुई ना, वो चीन से ही विकसित होती है। और चाइना के लोगों को देखेंगे ना, तो वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड सबसे ज़्यादा किसके पास है, चीन के पास है। और ब्रॉडबैंड क्या होता है, ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान आपको करता है। सो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार में संरक्षण की नीति का समर्थन किया। व्यापार नीति में किसने कहा कि संरक्षण होना चाहिए। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई, कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार में संरक्षण की नीति का समर्थन किया। तो संरक्षण का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि किस अर्थशास्त्री ने व्यापार संरक्षण नीति की बात की। तो दो अर्थशास्त्रियों को याद रखिएगा, फ्रेडरिक लिस्ट और अलेक्जेंडर हैमिल्टन। फ्रेडरिक लिस्ट और अलेक्जेंडर हैमिल्टन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, फ्रेडरिक लिस्ट और अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अब ये व्यापार संरक्षण की नीति का मतलब क्या है, तो ये लोग ये कहते हैं, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट कहते हैं कि जैसे एक उद्योग है, मान लीजिए कि एक साबुन उद्योग है, आपके सामने मैं एक साबुन उद्योग यहाँ बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक ये साबुन उद्योग है, साबुन उद्योग। तो साबुन उद्योग में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे लक्स है, लक्स बहुत सालों से साबुन बेच रहा है। जैसे लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय बहुत सालों से साबुन बेच रहा है। जैसे डब हो गया, डब बहुत सालों से साबुन बेच रहा है कि नहीं। तो ये कुल मिला जुला के साबुन उद्योग है। लेकिन सपोज करिए कि आप कोई एक नई फर्म बनाते हैं और आप ये कहते हैं कि हम अब सौंदर्य साबुन बना करके मार्केट में बेचेंगे, सौंदर्य साबुन बना करके हम मार्केट में बेचेंगे। अरे भाई, तो क्रेता विक्रेता सबको पता है कि 10 रुपये में लक्स, लाइफ बॉय या डब की साबुन मिल जाती है। तो आप जब सौंदर्य साबुन निकालेंगे बेचने के लिए, जब इसका उत्पादन करेंगे, तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट का कहना यह था कि जब कोई नई फर्म उद्योग में एंट्री करती है ना, तो उसे पुराने फर्मों से बहुत लड़ना पड़ता है, या पुराने फर्मों से वो कंपीट नहीं कर पाती है। इसलिए जब कोई नई फर्म बने या जब कोई नया उद्यमी उद्योग में एंट्री करे, तो नई फर्म को हमें संरक्षण देना चाहिए ताकि वो उद्योग में अपना स्थान आसानी से बना सके। सो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। कॉपी पेन पास में रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है ना। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा जीवन में, मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास एक दिन का नहीं, प्रयास रोज करना पड़ेगा। चलिए, अब इस प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें तो आप कोई भी इकोनॉमिक्स का पेपर देंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछ ही लिए जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर जो हम लोग बात करें, अब देखिए, अब हाँ आराम से करिए, क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, अच्छा इसमें पूछ क्या रहा है, अच्छा सॉरी, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1944 में क्या होता है, ब्रेटन वुड्स समझौता होता है, और 1944 में जब ब्रेटन वुड्स समझौता होता है तो इसी के परिणाम स्वरूप 1945 में 1944 में क्या होता है, 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता होता है, और इसी के परिणाम स्वरूप 1945 में दो संस्थाओं का निर्माण होता है। पहला क्या है, पहला जो है वो है विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक एक वर्ष बाद कार्य शुरू कर दिया, अर्थात 1946 में, और IMF जो अपना कार्य शुरू किया वो 2 वर्ष बाद शुरू किया, अर्थात 1947 में। तो याद रखिएगा कि 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था, और उसी के परिणाम स्वरूप 1945 में दो संस्थाओं का निर्माण होता है, एक विश्व बैंक और दूसरा IMF। इसीलिए विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहनें भी बोलते हैं या जुड़वा संस्थाएं भी बोलते हैं। लेकिन विश्व बैंक बस 1 वर्ष बाद अपना कार्य शुरू कर देता है 1946 में, और IMF अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 2 वर्ष बाद अपना कार्य शुरू कर देता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि सर जी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अच्छा ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तो 45 दिया ही है, जो विश्व बैंक होगा वो 1945 होना चाहिए, 44 नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है, कॉपी पेन हो तो लिख लीजिए, वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लिख लीजिए, बहुत अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बात करें कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका भी वाशिंगटन DC में है। उसके बाद WTO विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में है। एक एशियाई विकास बैंक की बात करें तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला में है, मनीला में है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पे विभाजित होते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पे विभाजित होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों क्षेत्र आपस में मिलकर के कार्य करें। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र भी, सार्वजनिक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिसपे सरकार का अधिकार होता है, सरकार का क्या होता है, अधिकार होता है। और निजी क्षेत्र क्या होते हैं, निजी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, व्यक्ति का अधिकार होता है। तो जैसे अगर जो हम लोग बात करें डाक व्यवस्था, तो डाक व्यवस्था पर किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है कि नहीं है। लेकिन अगर जो हम मोबाइल की बात करें, इंटरनेट की बात करें, नेटवर्क की बात करें, तो वो उस पे अधिकार किसका है, किसी व्यक्ति का। जैसे जियो की कंपनी है तो जियो पर किसका अधिकार है, मुकेश अंबानी का है, इजी सी बात है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये कब बताई गई, तो 1948 में बताई गई। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये इकोनॉमिक्स के हर जगह, चाहे कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं भी हो, ये प्रश्न जरूर आप लोग के पेपर में देखने को मिल ही जाता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, ब्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है।
ब्रिक्स की बात हो रही है। कॉपी पेन हो तो थोड़ा लिख लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि भूलेंगे नहीं, नहीं तो इस तरीके से आप भूल जाएंगे। BRICS, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की बात करें तो ये क्या है, ये क्या है भाई? ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों का एक संघ है, ठीक है। और इसके कौन कौन से राष्ट्र हैं? तो बी से आपका बन जाएगा ब्राजील, बी से क्या हो गया? ब्राजील। आर से क्या हो गया? आर से आपका रूस हो जाएगा, आर से रूस। आई से क्या है? आई से अपना भारत है, अर्थात इंडिया, भारत। एस से सी से क्या है? तो सी से चाइना है, चीन है, चीन है। और एस से क्या है? तो एस से दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका। तो यही ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, ठीक है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। तो सबको पता चल गया क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर जी बांग्लादेश नहीं है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ब्रिक्स की स्थापना कब होती है? 2009 में इसकी स्थापना होती है। और ये उभरते हुए राष्ट्रों का एक संघ है, ठीक है। तो बी से क्या हो गया? ब्राजील। आर से रूस। आई से इंडिया अर्थात भारत। सी से चीन। और एस से दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ये बता दीजिए कि वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के संदर्भ में सही उत्तर को चुनिए। सभी लोग यार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करो, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी जितने लोग लाइव क्लास देख रहे हैं उतना भी लाइक और शेयर नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नौशाद अली जी, प्रदीप जी, MS जी, ज्योति चौरसिया जी, सहबाना जी, अनीता सैनी जी, ज्योति चौरसिया जी, रंजीत कुमार जी, शशिपाल जी, प्रदीप जी, पूजा मिश्रा जी, सुनीता गुप्ता जी, ठीक है, ज्योति चौरसिया जी, अभिनंदन चौरसिया जी, सुमन जी। सभी लोग एक बार पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 1991 में मनमोहन सिंह जी LPG मॉडल लेकर के आते हैं, और इस मॉडल में मनमोहन सिंह जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरा खोल दिया, और उन्होंने कहा कि हम विश्व के सभी देशों के साथ लगभग लगभग व्यापार करेंगे जिससे हो सकता है, ठीक है, अर्थात विश्व के दूसरे देश हमारे देश में आकर के अपने वस्तुओं और सेवाओं को बेचेंगे, और हम लोग जाकर के दूसरे देश में वस्तुओं और सेवाओं को बेचेंगे। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो बताइए, वैश्वीकरण के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो यह राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं को, व्यापार को बढ़ावा देता है। जैसे देखते हैं ना, आपके घर में जो रिफाइंड ऑयल आता है वो इजराइल से आता है, जिसमें आप पूड़ी बनाते हैं, ठीक है ना। तो इजराइल हमें क्या दे रहा है? रिफाइंड दे रहा है। अगर जो हम लोग बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल हमें कौन दे रहा है? पेट्रोल हमें रूस दे रहा है, रसिया दे रहा है, ठीक है। अमेरिका भी हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी की वस्तु देता है। उसके बाद जब होली दिवाली आती है तो चाइनीज खिलौने भी हमारे देश में चले आते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया है। तो वैश्वीकरण यह राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ाता है, यह प्रौद्योगिकी के संचलन को भी बढ़ाता है। इससे टेक्नोलॉजी भी बेहतर होती है। जब हम अमेरिका, चीन की वस्तुओं को लाते हैं तो हम लोग भी उस तरीके की वस्तु को निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ है कि किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। बात बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से एक से अधिक, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि IMF ने किस वर्ष अपना वित्तीय संचालन शुरू किया? अब बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे इस प्रश्न को गलत करते हैं, थोड़ा आराम से करिए और सही उत्तर का चुनाव करिए। बताइए भाई, अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, बहुत अच्छी बात बताई थी। चल, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर तो आपको पता ही होगा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। और 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था
उसी के परिणाम स्वरूप 1945 में दो संस्थाओं का निर्माण होता है। एक है IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा है विश्व बैंक। तो जो विश्व बैंक है ना, वो अपनी स्थापना के ठीक 1 साल बाद ही कार्य शुरू कर दिया था, अर्थात 1946 में। लेकिन जो IMF था वो अपनी स्थापना के ठीक 2 वर्ष बाद अपना वित्तीय कार्य शुरू किया, अर्थात 1947 में। और IMF क्या करता है, भुगतान असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रोवाइड करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर जी 1947 में, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किस साल स्थापित हुआ? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किस साल स्थापित हुआ, बेसिकली आपको ये बताना है। चलिए, ये क्या है भाई? IFC की बात हो रही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। IFC जो आप पढ़ते हैं ना, उसी का ये फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1956 में इसकी स्थापना होती है। ये कब होती है? 1956 में। और ये विश्व बैंक की एक समूह संस्था है। ये विश्व बैंक की एक समूह संस्था है। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं से मिलकर के बनता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, और कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। और याद रखिएगा कि IFC का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आपका DC में है, वाशिंगटन DC में, अर्थात अमेरिका में। वाशिंगटन DC अमेरिका, वाशिंगटन DC अमेरिका में है। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो 185 हैं। वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? 185 हैं। और IFC का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, आत्मनिर्भरता या अटार्की वह स्थिति है। अर्थव्यवस्था में एक शब्द का, अर्थशास्त्र में इस शब्द का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है, एक बार नहीं बार बार अलग अलग जगहों पे होता है कि अटार्की क्या होती है। अटार्की का मतलब क्या होता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? अटार्की। तो अटार्की क्या होता है? ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि अटार्की अर्थात आत्मनिर्भरता, यह अर्थव्यवस्था का एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था अपने घरेलू मांग की पूर्ति, अपने घरेलू वस्तुओं की मांग की पूर्ति अपनी घरेलू उद्योग के द्वारा ही कर देती है। इसे ही अटार्की कहते हैं या आत्मनिर्भरता बोलते हैं, अर्थात एक देश दूसरे देश से कोई व्यापार नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा कि अटार्की का मतलब क्या होता है या आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है। तो अटार्की या आत्मनिर्भरता का मतलब ये होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था अपने घरेलू मांग की पूर्ति अपने घरेलू उद्योग के द्वारा ही कर देती है, उसे ही हम अटार्की या आत्मनिर्भरता बोलते हैं, अर्थात देश व्यापार नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावित हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावित हुआ? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा कि द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावी हुआ। तो ये अगर जो बात करें कि ये अधिनियम कब आया, द प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट ये कब आया, तो ये जो अधिनियम आया था ये आया था 2002 में। ये कब आया था? 2002 में आया था। लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसे लागू कब कराया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा लागू कराया गया था इसे 2002 में। ये आया था, संसद में प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, और
लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था आपका 2005 में। कब लागू हुआ था? 2005 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए या अवैध गतिविधियों को रोका जाए। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोका जाए, अवैध वित्तीय गतिविधि को रोका जाए, रोका जाए। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो इसमें से कोई भी नहीं, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक आप कह सकते हैं। ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे होना चाहिए, मिसप्रिंट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था? तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट संसद में प्रस्तुत हुआ था 2002 में, लेकिन ये सरकार के द्वारा लागू किया गया 2005 में, और इसका उद्देश्य था अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकना। अगला, कि निम्न में से कौन सी संस्था सुलभ ऋण गवाह अर्थात सॉफ्ट लोन विंडो कही जाती है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया। बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है ये? चले, क्या उत्तर आ रहा है सर? तो इजी सी बात है, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की बात हो रही है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की बात हो रही है, अर्थात IDA की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1960 में। 1960 में इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन में ही है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। ठीक है, वाशिंगटन में है। और इसे सॉफ्ट लोन विंडो क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है भाई? IDA को सॉफ्ट लोन विंडो क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो विकासशील देश होते हैं या जो अल्प विकसित देश होते हैं, उनको ये ना के बराबर ब्याज दर पे ऋण प्रदान करता है ताकि ये देश अपना विकास कर सके। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस आयोजन की तकनीकी को अपनाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या अपनाता है? जैसे हम बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो अमेरिका क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इंग्लैंड क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं ऐसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जहां पे सरकार का नियंत्रण बहुत कम होता है। वहां पे मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है, और बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है, और एक क्रेता एक विक्रेता सबको पता होता है कि बाजार में वस्तु की प्रचलित कीमत क्या है। तो बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर BA। काफी विविधता आ रही है, काफी विविधता आ रही है। और कोई? और कोई BA के अलावा कोई और? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं भाई? ए बोल रहे हैं ना? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस आयोजन की तकनीकी को अपनाती है? ठीक है, तो इजी सी बात है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है ना, वो अपनी तकनीकी का विकास करती है, टेक्नोलॉजी का विकास करता है। टेक्नोलॉजी का विकास करता है ताकि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इसका मतलब कि प्रलोभन। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस आयोजन की तकनीकी को अपनाती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा क्या करती है? क्या करती है? प्रलोभन देती है अपने ग्राहकों को कि भैया आइए हम डिस्काउंट दे रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार गतिविधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है, इसकी लाइव क्लास होती है,
अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। कंप्लीट आपको मैं अपनी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं और आपको करंट भी करवाया जा रहा है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो एडमिशन ओपन है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार गतिविधि है। बाजार गतिविधि क्या है भाई, बताइए, अच्छा सा प्रश्न है। बाजार गतिविधि है, बाजार गतिविधि क्या है? तो बाजार गतिविधि ये है कि जहां पे आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं, जहां पे क्या हो, बाजार के अंतर्गत क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं, अर्थात क्या होता है, वहां पे मुद्रा की बात होती है। तो स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक, तो स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाता है वो फ्री में तो पढ़ाएगा नहीं भैया, फ्री में पढ़ाएगा तो खाएगा क्या? तो ऐसी स्थिति में जब शिक्षक पढ़ाता है तो उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा फीस या उसे मिलेगी वेतन। ठीक है, प्राइवेट में पढ़ाएगा तो उसे फीस मिलेगा, और अगर जो सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकारी शिक्षक है, तो उसे वेतन मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये एक आर्थिक गतिविधि हो गई, क्योंकि स्कूल में जब शिक्षक पढ़ाएगा तो उसे क्या मिलेगा, अर्थ मिलेगा, मुद्रा मिलेगा। अगला प्रश्न ये रहा, दो प्रश्न थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एक विश्व उपभोक्ता दिवस और दूसरा ध्यान में रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर में दो में से एक प्रश्न यहाँ से कभी कभी जरूर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और इस प्रश्न का उत्तर तो मैं अभी आपको बता ही रहा हूं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हैं? और जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं, आप एप्लीकेशन के जो नंबर दिया जा रहा है उसी नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, अभी कुछ देर में आपको बैच में ऐड करा दिया जाएगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो सी बोल रहे हैं सभी लोग, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सब गलत होंगे, जितने भी बी बोलेंगे सब सही होंगे। 15 मार्च को, ठीक है, तो याद रखिएगा कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। और ये इसका संदर्भ किससे है, इसका संबंध किससे है, तो उपभोक्ताओं की अधिकारों के संदर्भ में है, अर्थात उपभोक्ता के अधिकारों का हनन ना हो सके। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। आपको पता होगा कि भारत में मानव अधिकार आयोग भी है। जैसे अगर जो आपको ये लगता है कि किसी के द्वारा आपके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो आप न्यायालय तो जा ही सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, मानव अधिकार आयोग में भी जा सकते हैं, और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि देखिए हमको ठीक तरीके से जीने नहीं दिया जा रहा है ना। चलिए बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बी, और कोई भाई? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सी। आज उत्तर काफी आप लोग स्लो दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उत्तर को काफी स्लो कर रहे हैं। इतना स्लो क्यों कर रहे हैं भाई? इतना स्लो क्यों चल रहा है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
ये अधिनियम पारित कब किया गया? अब इसको पूछ रहा है कि ये अधिनियम पारित कब किया गया, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, और कोई? क्या हुआ, कोई दिक्कत आ रही है क्या? ठीक तो है, हाँ ठीक है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? ठीक है। और कोई? और कोई? ठीक है, और कोई? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। काफी लोग गलत कर रहे हैं, काफी लोग गलत कर रहे हैं। तो देखिए, अगर जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 18 दिसंबर 2023 में पारित हुआ था। ठीक है, 18 दिसंबर 2023 में 2093 में ये क्या हुआ था, पारित हुआ था। और 20 सितंबर 18 दिसंबर 2023 में ये क्या हुआ था, पारित हुआ था। क्या हुआ? बफरिंग आ रही, एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 18 दिसंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। और इसके अंतर ये क्यों पारित किया गया, इसमें मानव के अधिकारों के बारे में संरक्षण उसको मिलता है, अर्थात जो आपके मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा आपको ये मानव अधिकार संरक्षण मानव अधिकार आयोग आपको प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, उपभोक्ता संरक्षण नियम इस साल लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण नियम कब लागू हुआ भाई? उपभोक्ता संरक्षण नियम, इसको इस तरीके से भी कभी कभी लिख देता है, ठीक है, कोपरा, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1986 में लागू हुआ था, लेकिन 2019 में अब इसे प्रस्तावित कर दिया गया है और इसे उपभोक्ता अधिनियम 1986 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अनुसूचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण विरुद्ध उपभोक्ताओं के पास कौन सा अधिकार है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? इजी सी बात होगा। ठीक है, अनुसूचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? अगर जो एज अ उपभोक्ता आपको ये लग रहा है कि आपका शोषण किया जा रहा है तो आप कहाँ पे जा सकते हैं, किसके पास जा सकते हैं? तो बताइए, तो आप किसके पास जाएंगे? उपभोक्ता के तौर पे अगर जो आपको लग रहा है कि आपका शोषण हो रहा है तो आप किसके पास जाएंगे भाई, बताइए। ठीक है, तो आप उपभोक्ता फोरम में जाएंगे, यही ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ई बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर जो आपको क्या होता है कि आपका शोषण होता है एज ए उपभोक्ता तो आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, एक्चुअली मैं आप लोगों के उत्तर को भी नहीं देख पा रहा हूँ, या तो आप लोग उत्तर कर नहीं रहे हो नहीं तो मेरा ही साथ कुछ यहाँ पे इशू चल रहा है। ठीक, कि श्रम बल जनसंख्या में शामिल किया जाता है। श्रम बल, जैसे हम कहते हैं ना कि भारत की एक सबसे बड़ी शक्ति है कि यहाँ पे श्रम शक्ति ज्यादा है, और चीन की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ की जो श्रम शक्ति है वो
वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी भारत की है। तो श्रम शक्ति का मतलब क्या होता है? श्रम शक्ति का मतलब ये होता है कि आप उस उम्र में हैं जिस उम्र में आप सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर जो भारत में कोई 15 वर्ष से नीचे का बालक है, अर्थात 14 वर्ष तक का कोई बालक है, और अगर उससे आप कल कारखानों में जोखिम भरे काम करवा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये न्याय के खिलाफ, आप कानूनी रूप से ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप उस बच्चे का शोषण कर रहे हैं। तो श्रम शक्ति हम कब से कब तक बोलेंगे? 15 से लेकर के क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। और कोई? और कोई? चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, अब इस प्रश्न को भी बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। इस प्रश्न को भी बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। इस प्रश्न को भी बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। बी, सी, काफी विविधता आ रही है, काफी विविधता आ रही है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, 15 से 60 बोल रहे हैं ना, तो सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा। ठीक, चल, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 60 नहीं होगा यार, एक सेकेंड, ये होगा सी, 15 से 59 वर्ष, ठीक है ना, 15 से 59 वर्ष, ठीक है ना, 15 से 59 वर्ष के बीच की बात होगी। सो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बोल रहे थे ना, वो ठीक बोल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, कि वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है, तो मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं होती है, क्या ये बात ठीक है? चलिए, तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि हमें मानव पूंजी का विकास करना चाहिए बजाय भूमि और भौतिक पूंजी का? चलिए बताइए। तो जैसे आप शिक्षा क्यों ले रहे हैं, आप बचपन से इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, माँ बाप क्यों पढ़ा रहे हैं? तो माँ बाप मानव पूंजी का विकास कर रहे हैं अपने बच्चों में। माँ बाप क्या कर रहे हैं? मानव पूंजी का विकास कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य दे रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा पहनने के लिए दे रहे हैं, बढ़िया खिला रहे हैं, बढ़िया पिला। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारा लड़का या हमारी लड़की अगर जो पढ़ लेगी, पढ़ के नौकरी ले लेगी, तो जिंदगी में बहुत आगे कुछ कर सकता है, ठीक है, या कर सकती है। तो मानव पूंजी में विकास का मतलब ये होता है कि शिक्षा पे, लोगों की शिक्षा पर बढ़ावा दिया जाए, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, लोगों का की बौद्धिक स्थिति को बेहतर किया जाए। तो मानव विकास बिल्कुल जो है वो भूमि और पूंजी से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि अगर जो आपके पास केवल दिमाग है ना, तो भी आप, भूमि नहीं भी रहेगा, पूंजी नहीं भी रहेगा, तो भी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, बात बिल्कुल ठीक है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं होती। अगर जो भूमि और पूंजी आपके पास है, तो मानव के बिना ये उपयोगी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर जी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगला, कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? बताइए भाई, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है। तो मानवाधिकार आयोग क्या करता है कि हमें हमारी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों इन मौलिक अधिकारों की हमें ये क्या करता है कि हमारे मौलिक अधिकारों की ये रक्षा करता है। अगर जो आपको कोई समस्या है, चाहे समाज में लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे घर में लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप मानव अधिकार आयोग के पास जा सकते हैं और मानव अधिकार आयोग के पास जा करके आप कंप्लेन कर सकते हैं,
ठीक है, जैसे आप न्यायालय में जाते हैं वैसे ही वहां पे भी आप जा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी कैसे होगा भाई? ठीक है, 1946 में, 1946 में। तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? 1946 में होती है। और 1946 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। और मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य क्या है? तो मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य ये है कि ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न कि राष्ट्र के लोगों के कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को क्या कहा जाता है? राष्ट्र के लोगों के कौशल मतलब जो लोग हैं उनकी कौशल शक्ति को बढ़ाया जाए, उन्हें अच्छी शिक्षा दिया जाए, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दिया जाए, उन्हें अच्छी तरीके की तकनीक दी जाए, उनको विशेषज्ञता दिया जाए, उस क्षेत्र में उनको ज्ञान दिया जाए। तो इस प्रकार के विकास को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे मानव पूंजी का विकास। ठीक है, मानव पूंजी का विकास। जैसे एक माँ जैसे एक माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे के का विकास करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जो पूरा राष्ट्र होता है वो अपने देश में मानव का विकास करता है, ताकि हमारे देश के लोगों के पास अगर जो अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छे कौशल होंगे, विशेषज्ञ होंगे, ज्ञान उनके पास होगा, तो वो आगे चल करके बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं और बहुत सारी सेवाएं दे सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण आयोजन एक कार्यक्रम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये बोल रहे हैं ट्राइसेम, ट्राइसेम अर्थात ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका आरंभ जो हुआ था वो 15 अगस्त 1979 को हुआ था। 15 अगस्त 1979 79, ठीक है, को प्रारंभ हुआ था। और इसके तहत इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि 18 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार उत्पन्न कराया जाए। ठीक है, अर्थात 18 से 35 वर्ष के बीच में जो युवा हैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य था। स्वरोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ग्रामीण विकास का, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। तो याद रखिएगा कि ट्राइसेम अर्थात ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है, तो ग्रामीण विकास से संबंधित है। और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि जो 18 से 35 वर्ष के युवा हैं ग्रामीण इलाके में, उनको हम लोग किस तरीके से स्वरोजगार उपलब्ध कराएं, और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता भी सरकार प्रोवाइड कराती है। अगला प्रश्न है कि यदि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी श्रम की बाजार कीमत से अधिक है तो इसके कारण क्या हो सकता है अर्थव्यवस्था में? चलिए भाई बताइए। इजी सी बात है कि यदि सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी, जैसे मान लीजिए कि सरकार निर्धारित कर देता है कि हम एक मजदूर को 400 रुपये दिन भर का 400 रुपये दिन भर की मजदूरी देंगे, लेकिन जब श्रम की बाजार कीमत आती है, तो जब श्रम की बाजार कीमत की बात होगी तो बाजार कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होगा ना। सरकार ने तो कह दिया कि चलो ठीक है 400 रुपये तुम को हम मजदूरी देंगे, लेकिन जब एक श्रमिक मार्केट में आता है, जैसे आप लोग देखे होंगे आप लोग के शहरों में कोई ना कोई एक चौराहा जरूर होगा जहाँ पे बहुत सारे लेबर आकर के खड़े रहते हैं, लेबर क्लास आकर के वहाँ पे खड़ा रहता है और वो बस ये देखता है कि कोई 4 व्हीलर से आए या 2 व्हीलर से आए और उससे ये कहे कि चलो हमारे घर मजदूरी करनी है। ठीक है, तो जब बाजार की बात होती है ना, तो जब बहुत कभी आपने देखा होगा, तो जब बहुत सारे लेबर इकट्ठे होते हैं ना, तो लोग जाते हैं तो बार्गेनिंग करने लगते हैं। तो कोई कहता है कि चलो भैया हम 200 में कर देंगे, हम 100 रुपये में कर देंगे, 300 रुपये में कर देंगे, क्योंकि अगर जो आज वो काम करेगा नहीं तो शाम को उसे दाल चावल मिलेगा नहीं।
तो ऐसी स्थिति में जब श्रम बाजार कीमत से अधिक होगा तो इसके कारण क्या हो जाएगा, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौशल भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया? कौशल भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया? क्या उत्तर आएगा भाई? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो कौशल भारत मिशन मोदी जी जब आए थे तो इसकी शुरुआत करवाए थे। ठीक है, मोदी जी का कार्यकाल जब शुरू हुआ था तो उन्होंने ही इसको शुरुआत किया था और ये 15 जुलाई 2015 में लागू हुआ। 15 जुलाई 2015 में ये लागू हुआ। कौशल भारत मिशन किस वर्ष लागू हुआ? तो 15 जुलाई 2015 में लागू हुआ। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? इसका उद्देश्य रखा गया था कि 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ये लोग कोई ना कोई रोजगार का सृजन कर सकें। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार धन को किसी भी ऐसे रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे विनिमय के माध्यम और के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अब परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें तो आप या बताइए भैया कि जो मुद्रा का परंपरागत दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के किस कार्य को बताया, अर्थात क्या कहा कि मुद्रा की कौन कौन से कार्य होते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो क्या कहे थे? वो लोग बोल रहे थे ना कि देखिए भैया हमें मूल्य का संचय करना चाहिए। मुद्रा जो है वो विनिमय का तो माध्यम होता ही है, जब हम लेन देन करते हैं तो उसमें मुद्रा का प्रयोग करते ही करते हैं, लेकिन हमें मूल्य का संचय करना चाहिए ताकि जब हम मूल्य का संचय करेंगे तो भविष्य में चल करके हमारी निवेश बेहतर होगी। भविष्य में क्या होगा? हमारा निवेश बेहतर होगा। लेकिन जब किन साहब आएंगे तो किन साहब इन लोग की आलोचना कर देंगे। किन साहब कहेंगे कि भैया मूल्य का आप संचय करेंगे इसका मतलब कि आप बचत ज़्यादा कर रहे हैं, और जब आप बचत ज़्यादा कर रहे हैं तो निवेश आपका कम हो जाएगा। निवेश आपका कम हो जाएगा तो आपकी आय जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि भारत में बैंकिंग नियामक अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। सोनी शर्मा जी, तस्नीम खान जी, सुनीता गुप्ता जी, ललिता जी, प्रदीप जी, पूजा मिश्रा जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, अनीता जी, सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो 1949 में। और इसी के तहत फिर क्या होता है कि इस 1949 में ही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। तो देखिए याद रखिएगा, आरबीआई एक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब आया था? तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। ठीक है, और इसी के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना होती है, कब होती है? 1935 में। और फिर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हो जाता है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हो जाता है। राष्ट्रीयकरण कब हो जाता है? 1949 में हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई थी? कब स्थापना हुई थी भाई, बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है,
तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की जो स्थापना होती है वो 1996 में होती है। कब होती है? 1996 में होती है। और किसके द्वारा होती है? वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्रालय के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकंड। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ये खूबसूरत सा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त हॉकिंस स्टांस शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? और आज का सेशन पूरा सभी लोग देखिएगा, एक दो बार जरूर पूरी वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि आज जितने भी प्रश्न मैं लेकर के आया हूं ना, ये प्रश्न निश्चित तौर पे आपके पेपर में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो थोड़ा अच्छे से सेशन को देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके रिवाइज करिएगा, है ना। हालांकि हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पुरानी क्लास को पढ़ते ही नहीं है, उनको लगता है कि पुरानी क्लास जहर है। पुरानी क्लास, मैं 3 माह मैराथन की क्लास लगा चुका हूँ, और जितने भी परंपरागत प्रश्न इकोनॉमिक्स में बनते हैं ना, वो सारे परंपरागत प्रश्न आपको उस सेशन में मिल जाएंगे। और बाकी अब जो मैं करवा रहा हूँ, ये सेशन अगर जो आप ठीक तरीके से देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते मेहनत करिए, है ना। और वो पुरानी क्लास हो चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कोई जहरीला पदार्थ नहीं है। पढ़ाई को जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार देखेंगे, उतनी बार और अच्छा लगेगा। इकोनॉमिक्स जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार कुछ और सीखने को मिलेगा। तो क्लासेस को पढ़ते रहिए, लाइव तो देखिए, एक दो क्लास और रिकॉर्डेड क्लास देखा करिए, है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त हॉकिंस स्टांस शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या मतलब होता है भाई इसका? क्या होता है इसका मतलब? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि हॉकिंस स्टांस का मतलब होता है कि यह इंगित करता है कि केंद्रीय बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को कम करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में हॉकिंस स्टांस का मतलब क्या होता है? तो हॉकिंस स्टांस का मतलब होता है कि ये अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च केंद्रीय बैंक की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम रखना है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कि कौन सा केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में थोड़ा एरर है ना। इस प्रश्न में थोड़ा सा एरर है। क्या एरर है? अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना। देखिए भैया, ये जो आरबीआई होता है ना, ये वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ये जनता से कोई ऋण का लेन देन नहीं करता है। इसे यहाँ पे जनता जनता लिखना चाहिए था, थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो जो आरबीआई होता है वो जनता से लेन देन नहीं करता है, अर्थात ना ही जनता को ऋण देता है, ना ही जनता से ऋण को स्वीकार करता है। ठीक है ना। सो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, मुद्रा भ्रम का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? मुद्रा भ्रम का विचार किसने दिया था भाई? सबसे पहले मुद्रा भ्रम की बात किसने की थी? बताइए। मुद्रा भ्रम की बात सबसे पहले किसने की थी? मुद्रा भ्रम का मतलब क्या होता है? मुद्रा भ्रम का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि आप अमीर हो गए, लेकिन वास्तविक रूप में आप अमीर नहीं होते हैं। महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई बढ़ने से महंगाई बढ़ने के कारण मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है। जैसे आप ये कहें कि एक हमारा बचपना था कि हम 1 रुपये लेकर के स्कूल जाते थे, और आजकल के बच्चे 1,000 रुपये भी स्कूल लेकर के जाते हैं तो भी उनका कम पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है, उस समय आज से 20-25 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था अलग थी।
हमारी हमारी जो आर्थिक प्रणाली थी वो अलग थी, इतनी सारी वस्तुएं, इतनी सारी सेवाएं अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नहीं थी, तो 1 रुपए की ही वैल्यू बहुत बड़ी हुआ करती थी। लेकिन आज की बात करें तो जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, और जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई तो मुद्रा की वैल्यू गिर गई। तो जब मुद्रा की वैल्यू गिर गई तो यहीं पे लोगों को लगता है कि यहीं पे लोग क्या होते हैं, मुद्रा भ्रम का शिकार हो जाते हैं। अमूमन आप किसी से सुनते हुए पाए होंगे कि एक हमारा जमाना था कि हम लोग 5 रुपए में शाम की सब्जी खरीद के ला करके खा लेते थे, तो वो भ्रम में है। वो भ्रम में है, क्यों? क्योंकि उसमें 5 रुपए की वैल्यू ज़्यादा थी, अब 5 रुपए की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। तो इसकी बात जो करते हैं वो फीसर साहब करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि मुद्रा भ्रम का विचार सर्वप्रथम जो दिया गया था वो फीसर के द्वारा दिया गया था। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए और कैसा लगा सेशन, आपको मज़ा आया कि नहीं आया। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ जो लोग भी हमें अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं ज्वाइन किए हैं, आप यथाशीघ्र मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं सिंपल सटीक साधारण भाषा में, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमेशा बहुत प्रकार की उलझनों में, बहुत प्रकार की कठिनाइयों में फंसे होते हैं, क्योंकि अलग अलग कालखंड में अलग अलग अर्थशास्त्री आते हैं, और जब तक कालखंड के अनुसार अर्थशास्त्रियों को आप अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे तब तक सब मिक्स हो जाएंगे, एक ही में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो किन्स साहब आएंगे तो किन्स की कोई भी थियरी हो तो आप एक ही पे जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, और यहाँ पे लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। आप थियरी पढ़ते रहिए, साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक तरफ आपको थियरी पढ़ा रहा हूँ, दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स का नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी देखते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए कि अपना इवेल्युएशन करिए कि प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं, प्रश्न क्यों गलत हो रहे हैं, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी, मतलब अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इन फ्यूचर या आप कोई नई वैकेंसी आती है उसके लिए भी तैयारी करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर जो अलग से आपको केवल नोट्स चाहिए, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी और इकोनॉमिक्स के सभी बैचेज आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई का बैच मिल जाएगा, बिहार में आपको सेट और बेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट का अलग अलग बैच मिल जाएगा, उत्तराखंड में आपको लेक्चरर एलटी ग्रेड का अलग अलग बैच मिलेगा, यूजीसी नेट का बैच मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस और केबीएस, सभी परीक्षाओं के आपको अलग अलग बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज तो समझ में ही नहीं आया क्लास कब खत्म हुआ, बहुत जैसे लग रहा है क्लास आज बहुत जल्दी खत्म हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग मिलते हैं कल एक नए उत्साह